हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न द ट्रेडिंग। तो आज हम लोग चैप्टर 4 कवर करेंगे और चैप्टर 4 है डेरिवेटिव मार्केट। तो समझते हैं डेरिवेटिव मार्केट को। डेरिवेटिव मार्केट है क्या? ठीक है, ये एक डिस्टिंक्ट सेगमेंट है फाइनेंशियल मार्केट में ही। जैसे कि हमने चैप्टर 1 में कवर किया कि डेरिवेटिव मार्केट इज़ अ डिस्टिंक्ट मार्केट, सेपरेट मार्केट है, वो अलग ही है। तो यहाँ पर क्या है, ये किस चीज़ से इन्वॉल्व होता है? यहाँ पर जो है डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट जो है ट्रेड किया जाता है। बेसिकली बोले तो कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, एक्चुअल एसेट्स नहीं रहता है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स होता है। सो द डेरिवेटिव मार्केट इज अ स्पेशलाइज्ड इन डिस्टिंक्ट सेगमेंट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, अब जैसे कि मैंने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स है, इसका मतलब ये क्या है, ये ना ही एसेट्स है या कोई इक्विटी है या डेट है। ठीक है, ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट्स है। ठीक है, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो कॉन्ट्रैक्ट्स का जो प्राइस है वो कैसे डिटरमाइन होगा? ठीक है, सो द डेरिवेटिव का जो प्राइस है वो डिपेंड करता है उसके अंडरलाइंग से। अंडरलाइंग क्या हो सकता है? अंडरलाइंग उसका स्टॉक्स हो सकता है, इंडाइसेस हो सकता है, कमोडिटीज़ हो सकता है, करेंसीज हो सकता है, या इंटरेस्ट रेट्स हो सकता है, या कोई बॉन्ड्स हो सकता है। बेसिकली बोले तो कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ के लिए बन रहा है वो चीज़ तय करता है। यानी कि अगर मान के चलो ये एसेट्स के लिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो वो एसेट का प्राइस से ही उस कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है वो डिटरमाइन होगा। ठीक है, तो दैट्स वाई ये एक सेपरेट मार्केट है, बिकॉज यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट्स, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स का ट्रेडिंग होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली 4 टाइप में है, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शन, स्वैप्स। अब इसमें जो फॉरवर्ड और स्वैप जो होता है ये बेसिकली पर्सनलाइज्ड होता है, यानी कि 1 to 1 होता है। ये किसी एक पर्टिकुलर एजेंसी या फिर एक पर्टिकुलर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी ऑर्गेनाइज नहीं करती है, ये 1 to 1 है। अगर कोई एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के साथ में एक पर्टिकुलर एक ट्रेड जो फ्यूचर में होने वाला है ऐसा कोई सिनेरियो सेटअप होगा तो उसे फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि ये फ्यूचर में हो रहा है, बट ये 1 to 1 है, किसी के कोई यहाँ पर इंटरमीडिएटरी नहीं है। तो इस वजह से 1 to 1 है, इस वजह से ये इनफॉर्मल है। ठीक है, स्टैंडर्डाइज नहीं है। उसका वो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस क्या होगा वो थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज नहीं रहेगा, वो दोनों ही जो म्यूचुअली एग्री करेंगे वो रहेगा। कब ये फ्यूचर में कब होगा इसका भी डेट और टाइम जो है वो स्टैंडर्डाइज नहीं रहेगा, वो दोनों के जो अंडरस्टैंडिंग होगा उस बेस में ये फिक्स किया जाएगा। सेम है स्वैप, OTC में होता है, इसको 1 to 1 यानी कि 1 to 1 ही रहेगा ये, और ये इनफॉर्मल है बिकॉज ये दोनों ही फॉरवर्ड और जो स्वैप है ये दोनों ही कोई इंटरमीडिएटरी से ऑर्गेनाइज नहीं या अरेंज नहीं किया जाता है, तो इस वजह से ये 1 to 1 है। OTC यानी कि ओवर द काउंटर, सिंपली कहेंगे तो 1 to 1 डीलिंग्स, दो पार्टी होंगे, दोनों ने अगर फ्यूचर में अगर कुछ ऐसे ट्रेड होगा तो उसको हम फॉरवर्ड कहेंगे। ठीक है, स्वैप उसे कहेंगे जो अगर जो इंटरेस्ट रेट हो गया, करेंसी रेट हो गया, उस रेट में अगर मेरा जो इंटरेस्ट रेट है वो अभी कम है तो मैं कुछ पैसों के लिए हायर इंटरेस्ट में और थोड़े फंड्स भी ले सकता हूँ, तो उसे स्वैप कहेंगे। तो ये 1 to 1 होता है। बट फ्यूचर्स एंड ऑप्शन जो है वो स्टैंडर्डाइज होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, फॉर्मल रहता है, बिकॉज वो एक्सचेंज से ऑपरेट होता है या अरेंज होता है। ठीक है, और इनके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स है वो सिमिलर रहते हैं, यानी कि स्टैंडर्डाइज रहते हैं। यानी कि अगर मान के चलो अगर मेरे को एक एसेट इन फ्यूचर ख़रीदना है और एक दूसरा व्यक्ति है उसको भी फ्यूचर ख़रीदना है, तो जब मैं ख़रीदूँगा तो अगर एक एक्स प्राइस में ख़रीदूँगा तो प्राइस वही रहेगा और उसके लिए भी वही रहेगा। तो इसमें क्या है, स्टैंडर्डाइज रहेगा, और किस वक्त उसका एक्सपायरी रहेगा वो सिमिलर टू द अदर बायर्स ऑल्सो वो सेम रहेगा, उसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है। अब हम लोग थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं फॉरवर्ड्स क्या है।
फॉरवर्ड्स क्या है, एक कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स है बिटवीन टू पार्टीज। जैसे कि मैंने कहा कि दोनों के बीच में दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग रहेगा, 1-to-1 डीलिंग होगा ओवर द काउंटर यानी कि 1-to-1 डीलिंग होगा, जहाँ पे कोई एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, फ्यूचर में रहेगा तो उसे फॉरवर्ड्स कहेंगे, और स्वैप किसको कहेंगे, सेम दो पार्टीज के बिटवीन जो भी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, बट यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट इंटरेस्ट रेट्स या करेंसी स्वैप, करेंसी का जो रेट है उसके लिए ही इस एग्रीमेंट को किया जाएगा। अब इसमें एक लिमिटेशन ये है कि सामने वाला जो पार्टी है वो डिफ़ॉल्ट कर सकता है, यानी कि वो कभी फॉरवर्ड और स्वैप्स की बात कर रहा हूँ कि डिफ़ॉल्ट हो सकता है, बिकॉज सामने वाला जो पार्टी है वो कभी इस एग्रीमेंट से मुकर जाएगा, उसे हॉनर नहीं करेगा, हॉनर यानी कि उसको फुलफ़िल नहीं करेगा। ठीक है, या तो फिर जो जिस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो एसेट ही नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, या फिर फंड ही प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से डिफ़ॉल्ट रिस्क में रहता है कोई भी एक पार्टी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगा, जो प्राइजेस है वो आपस में डिसाइडेड है, किसी से पूछा नहीं है, या पूछा भी है तो बहुत ही डिस्क्रीट होता है। ठीक है, पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, अपने हिसाब से, अपने अंडरस्टैंडिंग से लोगों ने जो है इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया होता है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं फ्यूचर्स मार्केट। फ्यूचर मार्केट जो है ये एक ऑर्गेनाइज मार्केट है, सिंस ये जो है स्टॉक एक्सचेंजेस ऑपरेट करती है, ऑर्गेनाइज करती है और फैसिलिटेट करती है। ठीक है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्टैंडर्डाइज रहता है, और ये एक लीगल एग्रीमेंट है, बाइंडिंग एग्रीमेंट है, यानी कि दो पार्टीज के बिटवीन किया हुआ ये एग्रीमेंट, ये एक लीगल है और वैलिड रहता है। तो जो कोई भी फ्यूचर में अगर आपने कोई अंडरलाइंग एसेट खरीदने को आपने एग्रीमेंट पे एंटर किया है तो आपको उसे खरीदना पड़ेगा, और अगर आपको कुछ चीज़ बेचना है, इन फ्यूचर बेचना है, तो भी आपने जो ये ऑब्लिगेशन लिया है उसको आपको फुलफ़िल करना होगा। तो इसका जो एक्सपायरी डेट होगा वो फिक्स रहेगा, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस रहेगा वो भी स्टैंडर्डाइज रहेगा और प्री डिटरमाइंड रहेगा दोनों के बीच में, यानी कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो एक आज के डेट में वो प्राइस फिक्स करेंगे और इन फ्यूचर में यही प्राइस में वो सौदा होगा, उसको हम फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। एक एग्जांपल के तौर पे, यानी कि आपने जो है 60,000 10 ग्राम के हिसाब से 3 महीने के बाद में आपने सोचा कि इसको मैं गोल्ड को बाई करूँगा। ठीक है, अगर गोल्ड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो आप इस टर्म में प्रॉफिट में रहेंगे। अगर गोल्ड का जो रेट कम होता है तो भी आप गोल्ड खरीद सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको जो है प्राइस फ़िलहाल के लिए कम हो चुका है, लेकिन आपको लेना पड़ेगा, बिकॉज लेना इसीलिए पड़ेगा क्योंकि ये एक लीगल एग्रीमेंट है और ऑब्लिगेटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, हाँ, इसमें ऐसा है, फैसिलिटी है कि आप इन बिटवीन इस कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करके जा सकते हो, ऐसा बाइंड नहीं करता है, बिकॉज सिंस ये एक्सचेंज ऑर्गेनाइज करता है, तो जब तक कोई पार्टी नहीं आ रही है तो वो इसको जो है क्लोज करके ये कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर लिक्विडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगर आप गए तो भी इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई ना कोई उस पार्टी को फुलफ़िल करने के लिए आ जाएगा। In short, it's a regulated market. Contracts are purchased, traded and sold at a predetermined price. Predetermined price यानी कि आज मैंने जो सौदा में मैं एंटर किया हूँ, वो फ्यूचर में भी जाके मुझे यही प्राइस में, प्री डिटरमाइंड ये प्राइस में मैंने कॉन्ट्रैक्ट में किया था, एग्री किया था फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में, तो यही प्राइस में मेरा डीलिंग होगा। ठीक है, इसमें मुझे क्या होता है कि हेजिंग में बहुत बेनिफिट होता है, यानी कि अगर मान के चलो मैं फार्मर हूँ, कल को मान के चलो करके प्राइस कम हो जाएगा, तो इस वजह से मैं आज ही सौदा कर लूँ कि
जो भी आज रेट चल रहा है, तो फ्यूचर में अगर वो कम हो गया तो भी खरीदार को मुझे उसी रेट में खरीदना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसको आज के रेट में उसको बेचा है, ठीक है। तो ये इसमें हेजिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मैंने कहा। तो सेलर्स के लिए बहुत यूज़फुल है। अगर आज का रेट अच्छा है, ज़्यादा है और फ्यूचर में कम होगा, तो वो हेजिंग के लिए यूज़ हो सकता है। स्पेकुलेटर्स वो होते हैं जो उनको एक एक प्रेडिक्शन, एक रिसर्च प्रेडिक्शन रहेगा, एक एनालिसिस रहेगा कि जहाँ पर एक एसेट या कमोडिटी बढ़ेंगे या कम होंगे, इस आधार पे वो स्पेकुलेट करते हैं और वो एंटर करते हैं, तो स्पेकुलेटर्स को भी प्रॉफिट मिल जाता है। और सिमिलरली आर्बिगेट्स को भी एडवांटेज मिलता है। आर्बिगेट्स वो होते हैं जहाँ पर एक जगह पे उसको कम रेट में अगर वो एसेट या कमोडिटी मिल जाता है, वो दूसरे मार्केट में वो उसको बेच सकता है, ठीक है। सो मार्केट ए से मार्केट बी, तो ये अगर मार्केट ए में ज़्यादा प्राइस है तो उसको बेचकर मार्केट दूसरे मार्केट में कम दाम में उस खरीद भी सकता है। तो नॉट ओनली खरीद के बेच के, बट बेच कर भी खरीद सकते हैं, यानी कि कम दाम में खरीदो, हाई दाम में बेचो, या हाई दाम में बेचो और कम दाम में खरीदो। तो आर्बिगेट्स जो है इस बेसिकली एडवांटेज में रहता है कि वो जैसे ही प्राइस डिफरेंस देखता है दो डिफरेंट मार्केट्स के बीच में, तो वो एंटर करता है। कॉस्ट फैक्टर जो है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के, जब भी आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करोगे तो 10 to 20% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, जो भी कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस होगा उसका 10 to 20% जो है आपको इनिशियल उस पर डिपॉजिट करना होगा, और डेली बेसिस में इसको आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। यानी कि 10-20%, यानी कि मान के चलो 10 लाख रुपए आपने आज जमा करके रखा है एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को, और कल को मान के चलो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी वजह से 95,000 उस अंडरलाइंग एसेट का वैल्यू कम हो गया, तो आपके मार्जिन में भी वो दबाव आएगा, वो प्राइस कम होगा, तो वापस उसको आपको 10 लाख में उसको स्टेबलाइज करके रखना है। यानी कि आपका जो मार्जिन है वो स्टेबल रहेगा। अगर स्टेबल नहीं रहेगा तो एक्सचेंज जो है आपके ऊपर आपका कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लोज कर देगी, इन बिटवीन ही क्लोज करेगी। तो मेक श्योर कि जब भी आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करें तो आपका जो मार्जिन है वो प्रॉपरली मेंटेन रहना चाहिए ऑन डेली बेसिस। नेक्स्ट इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन। अब हमारे इंडिया में 3 महीने का फ्यूचर चलता है, जो नियर मंथ जिसको बोलते हैं, वो जो एग्जिस्टिंग मंथ है जो चल रहा है जो महीना, उसको नियर मंथ बोलते हैं, और जो अगला महीना है उसको नेक्स्ट मंथ बोलेंगे, यानी कि जो करंट मंथ का नेक्स्ट मंथ, और उसके नेक्स्ट मंथ को हम फार मंथ कहेंगे। यानी कि 3 महीने का फ्यूचर्स रहता है, प्रेजेंट मंथ, नेक्स्ट मंथ एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ, दैट इज़ द फार मंथ, ठीक है। सो इसका जो डिपेंड करता है कि आप कौन से इंडेक्स से कर रहे हो। अगर आप निफ्टी करोगे तो अब वो कैसे है कि थर्सडे था उसका एक्सपायरी, अब वो ट्यूसडे में शिफ्ट हुआ है, डिपेंड करता है कि कौन सा एक्सचेंज है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट उस तरीके से उसका एक्सपायरी जो है चेंज होगा एज पर द डायरेक्शन एंड द चेंजेस हैपनिंग इन द स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन मार्केट बहुत ही एक फ्लेक्सिबल चीज़ है। ये फ्यूचर की तरह एक ऑब्लिगेटरी नहीं है, एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अगर मान के चलो मुझे कुछ चीज़ खरीदना है लेकिन मुझे पता नहीं, आई एम नॉट सर्टन कि मैं इसको खरीदूंगा भी नहीं, इवन इन फ्यूचर खरीदूंगा या 2-3 दिन के बाद खरीदूंगा, बट आई एम नॉट श्योर, तो मुझे पता नहीं है, तो मुझे एक ऑप्शन जो है फैसिलिटी देता है कि मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ कर सको। तो मेरे पास बहुत सारे रेंज ऑफ ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स ऑप्शंस रहेंगे। मुझे जो मेरे पर्सपेक्शन में रखता है, मेरे एनालिसिस को सूट करता है, मुझे ऐसा लगता है करके, लेट्स से करके निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं कि 25,500 आज चल रहा है, एग्जांपल के तौर पे 25,500 चल रहा है, तो मुझे अगर मेरा एक्सपेक्टेशन है करके निफ्टी अगर 2,600 जाएगा तो मैं 2,600 का ऑप्शंस ले सकता हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन है, और वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मैं उस ट्रेड का कॉन्ट्रैक्ट
लूँगा, ठीक है। इसमें खासियत ये है कि जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में जो है ऑप्शन बायर को जो है एक राइट मिलता है बट ऑब्लिगेशन नहीं मिलता है। जो भी वो अपना अंडरलाइंग एसेट खरीदना या बेचना चाहे एट ए स्पेसिफिक डेट प्री डिटरमाइंड प्राइस, यानी कि प्राइस जो है कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले से ही जो भी एक्सचेंज में डिस्प्ले हो रहा है उसके बेस पे होता है। क्योंकि अभी ये कैसा है करके हम लोग तो 1 to 1 ये नहीं हो रहा, स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है ये फ्यूचर ऑप्शन, सॉरी। तो उसी तरीके से ये करेगा। पर्पस क्या है? हेजिंग, स्पेकुलेशन, प्रोवाइड लिक्विडिटी इन द मार्केट। इसमें से हेजिंग, ये भी हेजिंग की तरह ही काम करेगा। और इसमें लिक्विडिटी एक ऐसा चीज़ है जो मैं आपको कहूँगा कि लिक्विडिटी कैसे आता है इसमें मार्केट में। अब देखो, हर कोई इंसान जो ट्रेड करता है वो फ्यूचर्स जो है वो डे टू डे मार्जिन जो है वो ज़्यादा होता है। तो इतना बड़ा मार्जिन किसी के पास होता नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट को एक ईजिली यूज़ करता है फॉर हेजिंग एंड स्पेकुलेशन। और सिर्फ हेजिंग एंड स्पेकुलेशन के हिसाब से अगर वो ऑप्शंस को लेता है तो इसमें कैसा है कि उसका जो पैसा आ रहा है मार्केट के अंदर, तो वो एक लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है मार्केट के अंदर। पैसा जो है इनफ्लो हो रहा है मार्केट के अंदर, ताकि जो है लोगों को जो है, जो बायर है या सेलर है, उसको ईजिली एक अच्छे दाम पर उसका क्लोजर हो सके। तो ये भी एक पर्पस रहता है, एकम्प्लिश हो जाता है ऑप्शन मार्केट में। डिफरेंस क्या है फ्यूचर्स और ऑप्शंस का? ऑब्लिगेशन। अगर आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में आप एंटर करोगे तो आपको उसके एक्सपायरी के डे पर आप ऑब्लिगेटरी रहोगे कि जो भी एसेट पे आपने उस एग्रीमेंट बनाया है वो आप उसको डिलीवर करें या फिर फुलफिल करें। ऑप्शंस में क्या है, अगर एक्सपायर भी हो गया तो आई एम नॉट ऑब्लिगेटरी टू बाइंड दैट कॉन्ट्रैक्ट। तो वो बेसिकली डिफरेंस है। ऑप्शंस कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के ऑप्शंस होते हैं, कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस। कहीं पर भी आपको ऐसा लगे करके, आपको ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, और जैसे कि फॉर एग्जांपल गोल्ड है, आज गोल्ड 1 लाख रुपए चल रहा है या 1 लाख रुपए 30,000 रुपये चल रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है करके वो 1.5 लाख हो जाएगा, तो मैं 1,30,000 में खरीद लूँगा, करेक्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 1.5 लाख हो जाएगा वो, तो मैं कॉल ऑप्शन ले लूँगा करके, बाबा वो 1.5 लाख हो जाएगा तो ले लूँ। तो पुट ऑप्शन सिमिलरली, मुझे ऐसा लग रहा है करके कोई एसेट है, HDFC बैंक है मान के चलो करके, तो ऐसा लग रहा है करके वो थोड़ा उसका मार्केट, उसका जो शेयर का मार्केट है थोड़ा कम होगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है करके इसको बेचना ठीक रहेगा, क्योंकि बाद में सस्ते में मैं खरीद लूँगा। तो ऐसा मुझे ऐसा लगेगा तो I would take the right to sell the underlying asset, ठीक है। ये करने के लिए मुझे एक दाम चुकाना होता है, उसको हम प्रीमियम कहते हैं। इट इज़ द अमाउंट पेड बाय द ऑप्शन बायर टू द ऑप्शन सेलर या ऑप्शन राइटर कहें उसको। तो ऑप्शन बायर क्या करेगा, वो ऑब्लिगेशन तो नहीं लेगा, तो उसको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। सेलर जो है ऑब्लिगेशन ले रहा है, इस वजह से वो क्या है, प्रीमियम ले रहा है, ठीक है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में स्टॉक्स के ऑप्शंस जो है मंथली अवेलेबल होते हैं, ठीक है, और डिपेंडिंग अपॉन द स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी रहेगा तो NSE रहेगा, निफ्टी रहेगा तो वो ट्यूसडे को एक्सपायर कर देगा। और इंडेक्स ऑप्शन में जो है वीकली ऑप्शंस भी है और मंथली ऑप्शंस भी है। मंथली ऑप्शंस तो रहेंगे क्योंकि इंडिया में जो है 3 महीना है फ्यूचर्स के। तो सिमिलरली ऑप्शंस में भी जो है वो मंथली ऑप्शंस भी रहते हैं, बिकॉज जैसे वीकली ऑप्शंस रहते हैं वैसे ही मंथली ऑप्शंस भी उसको रहता है। बट स्टॉक के मामले में ऐसा नहीं है, वहाँ पर सिर्फ मंथली ऑप्शन है। सो दिस वॉज अबाउट द डेरिवेटिव मार्केट। अगर कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ डू कमेंट में। बस यही है कि डेरिवेटिव मार्केट जो है एक ऐसा लेयर देता है, एक बफर लेयर देता है, जहाँ पर आप जो है आपके
एसेट या कमोडिटी आपको खरीदना है, वो खरीदने के पीछे आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है। वो डायरेक्टली ऐसा नहीं है करके आप जाके आप आज के आज खरीदोगे। अगर फ्यूचर में खरीदना है तो फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट लोगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है करके इन बिटवीन फ्यूचर्स और आज के बीच में आपको कोई भी थोड़ा बहुत फ़र्क लग रहा है तो आप ऑप्शंस लोगे, क्योंकि मुझे एक हफ्ते के बाद लेना है कुछ चीज़, मुझे ऐसा लग रहा है करके नहीं उसका दाम बढ़ेगा या गिरेगा, तो मैं ऑप्शंस लूँगा, फ्यूचर्स नहीं लूँगा। फ्यूचर्स यानी कि मैं थोड़ा लंबा सोच रहा हूँ, थोड़ा दूर का सोच रहा हूँ, तब मैं लूँगा। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है डेरिवेटिव से। So this was it about from me on derivatives. If you like the video, please do like me and do subscribe my channel. Thank you. Have a great day ahead. Thank you.